अब बात हमारे खास सेगमेंट हमारा नेता कैसा है कि मायावती के भतीजे और बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद 2024 की लड़ाई में काफी सक्रिय हैं और मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश ने ब्रिटेन से एमबीए की पढ़ाई पूरी की है। 28 साल के आकाश आनंद के सामने सबसे बड़ी चुनौती उस पार्टी में बदलाव लाने की है जो एक समय में राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी खिलाड़ी मानी जाती थी। ऐसे में बीएसपी को 2024 में कितनी बड़ी कामयाबी दिला पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। मेरे सहयोगी समीर अब्बास ने आकाश की चुनौतियों और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उनसे की खास बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 2024 के लोकसभा चुनावों की हलचल जोरों पर है और आज हमारे साथ टीवी 9 भारतवर्ष पर मौजूद है एक खास शख्सियत। उनसे आपका तारुफ करा दें। आकाश आनंद हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर आपका। आकाश, आजकल आप देख रहे होंगे क्योंकि आप खुद चुनावी रैलियों का हिस्सा हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद पर जबरदस्त हमला बोल रहे हैं और आपको उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद बीएसपी में क्या पार्टी के जो सीनियर नेता थे उनमें किसी तरह का रोष तो नहीं हुआ? ऐसा कुछ नाराजगी का सामना तो आपको नहीं करना पड़ा? देखिए, बहन जी का ये डिसीजन कि अगर पार्टी में फैमिली से कोई आगे आएगा तो वो उनका नहीं था। एक्चुअली ये हमारे सीनियर लीडर्स थे जिन्होंने प्रपोज़ किया कि बहन जी ने पिछले 15 सालों में करीब 4 से 5 लोगों को मौका दिया था सिखाने का, ग्रूम करने का, बट कहीं ना कहीं वो उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए। तो उसको ध्यान में रख के फिर सीनियर लीडर्स ने मैम को एडवाइस किया, प्रपोज़ किया कि अगर फैमिली से ही कोई आ जाए जिस पे आप भरोसा करते हो, तो उन्होंने फिर मेरे को आगे पुटअप किया। और रही बात परिवारवाद पे कि नरेंद्र मोदी जी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को बहुत वैसी नज़र से देखते हैं कि ख़राब है, गलत है। तो आई थिंक उन्हें अपने घर में पहले देखना चाहिए कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनके बेटे कहाँ हैं, राजनाथ सिंह जी उनके बेटे कहाँ हैं, सीतारमन जी किसकी बेटी हैं। तो आई थिंक वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वाला जो नैरेटिव है ना, वो अपने घर में भी पहले इवैल्यूएट करें, फिर दूसरी पार्टियों पे उंगली उठाएं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि बीएसपी चीफ मायावती जो हैं वो और ज़्यादा अग्रेसिवली हमें नज़र आएंगी, कम से कम बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए चुनावों में उनकी सक्रियता और बढ़ेगी, लेकिन हो इसके उलट रहा है। ऐसा क्यों? हर किसी के जहन में मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप यूपी की जनता से पूछे तो वो बहन जी को पिछले 25-30 दिन से ग्राउंड रैलियों में, मीटिंगों में देख रही हैं और मुझे नहीं लगता कि इतनी रैलियां जितनी बहन जी ने अकेले की है वो इस गठबंधन ने मिलके करी होगी अभी तक यूपी में। क्या आप मानते हैं कि जो बीएसपी का वोटर है वो साइलेंट वोटर है, वो खुलकर उस तरह से अपनी राय नहीं रख रहा है, लेकिन बीएसपी का जो 12 से 13% का वोट बैंक माना जाता है यूपी के अंदर, अगर खास तौर पर हम बात करें, वो आपके साथ इंटैक्ट है या फिर उसके छिटकने का इस बार बड़ा खतरा है? हमारा कोर वोटर अगर साइलेंट वोटर है, हाँ वो साइलेंट वोटर है। इनफैक्ट पिछले 2.5-3 साल से पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे वर्कर्स ऑन ग्राउंड गाँव में मीटिंगें ले रहे हैं छोटी छोटी, और उसका असर अब हमें इस इलेक्शन में देखने को मिलेगा। आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, चुनावी सभाओं में आपको लोग सुनना चाह रहे हैं, विदेश से आप पढ़ाई करके आए हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि बीएसपी इस वक्त जिस कमज़ोर स्थिति से गुजर रही है उससे आप कैसे इसको उबारेंगे? आपका विजन क्या है? आकाश आनंद का विजन क्या है पार्टी के लिए? देखिए, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बहन जी ने बहुत कैटेगरिकली क्लियरली डिफाइन कर रखा है। आई थिंक एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं हमारी कमियां रही हैं, तो उसको इस बारी सुधारने का समय है। आई थिंक हम आने वाले समय में इस चीज़ को बहुत अच्छे लेवल पे इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। एक थोड़े से चेक एंड बैलेंसेस हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। आई एम श्योर आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं ताकि कोई गलत ना करे। तो आई थिंक वो चेक्स एंड बैलेंसेस भी इस बारी क्रिएट करे जा रहे हैं। रही बात डिजिटली कनेक्ट होने की अपने वोटर्स से, अपने कार्यकर्ताओं से, तो उसके लिए भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। हम एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं जल्दी, जिसके थ्रू हमारा कार्यकर्ता, हमारा वोटर बहन जी तक बात पहुंचा पाएगा। वन साइडेड कम्युनिकेशन रहेगा जिसमें सब ग्राउंड लेवल से इंफॉर्मेशन अपवर्ड फ्लो करेगी।
और ये एक थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस क्रिएट करेगा अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। इन चुनावों में बीएसपी के ऊपर ये जो टैग एक लगता हुआ नजर आ रहा है कि ज़्यादातर जगहों पर, ज़्यादातर लोकसभा सीटों पर बीएसपी ने ऐसे कैंडिडेट खड़े किए हैं जानबूझकर जो कि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स का वोट काट सकें। तो ये जो वोट काटने वाली पार्टी का टैग लग रहा है या लगाया जा रहा है, इसका जवाब क्या है आपके पास? ये पहले तो ये ज़रा इनसे पूछें कि जो ये लोग बोलते हैं कि वोट काटने का टैग है, आपको क्या लगता है कि हमारा प्रत्याशी जो खड़ा है वो अपने आप में जीत नहीं सकता? अगर वो जीत सकता है तो वोट काट कौन रहा है? इंडिया का ब्लॉक काट रहा है या हमारा प्रत्याशी काट रहा है? हमें तो हर जगह ये देखने को मिलता है कि अगर कांग्रेस और सपा का उसी जाति से नहीं आता तो हमारा कैंडिडेट बीजेपी को टक्कर देके सीट निकाल लेता। चंद्रशेखर आज़ाद का जिक्र ज़रूरी है, वो भी युवा हैं, आप भी युवा हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद का सामना करने के लिए आपको आगे किया गया है। आपने लोकसभा चुनाव प्रचार जब शुरू किए तो वो भी बिजनौर की नगीना सीट से किए जहां से वो लोकसभा उम्मीदवार हैं। कितनी बड़ी आप उनको चुनौती मानते हैं या आपकी नज़र में वो आपके प्रतिद्वंदी हैं क्या? देखिए, पहली बात कि जिस कम्युनिटी से या जिस पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम नेशनल लेवल की पार्टी हैं, राइट। रही बात आज़ाद पार्टी की, तो वो अभी आई थिंक एक प्रधान का चुनाव लड़के जीत जाए तो फिर बात करें कि हम किसी को चैलेंज माने भी नहीं माने। ये थोड़ा सा आई थिंक अनफेयर है आई थिंक मीडिया में कि जो इतने छोटे लेवल पे अभी है उसको एक नेशनल पार्टी से कंपेयर किया जाए। आई डोंट सी कि अगर कोई हिंदुत्व में बीजेपी में कोई, अगर महाराष्ट्र में कोई उठ के आता है कि अब मैं हिंदू राज के कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा तो उसे मोदी जी से या अमित शाह जी से किसी से कंपेयर किया जाएगा। बट आई थिंक वो नैरेटिव, वो जो कंपैरिजन मीडिया में इनका होता है हमारी पार्टी से, तो आई थिंक वो थोड़ा सा अनफेयर है। ये कंपैरिजन का आपने जो जिक्र किया कि ये बड़ा अनफेयर है, तो ये क्या इस वजह से नहीं है कि वो सरकार के विरोध में हर जगह बहुत मुखर होकर नजर आते हैं, एक जुझारूपन नजर आता है, हर जगह वो लड़ते हुए दिखते हैं? दिखावा तो अक्षय कुमार जी और क्या कहते हैं बाकी एक्टर भी करते हैं कि वो लड़ रहे हैं गुंडों से, बट कर क्या रहे, कैमरा के सामने एक्टिंग कर रहे हैं ना। दे आर पेड फॉर बीइंग एक्टर्स, तो ही इज ऑल्सो बीइंग पेड फॉर बीइंग एन एक्टर। वो भी तो एक पेड एक्टर ही है कैमरा के सामने नाटक करने के लिए। तो चंद्रशेखर आज़ाद को आप एक अच्छा एक्टर मानते हैं? बहुत अच्छे एक्टर हैं, क्या बात कर रहे हैं? चमचा युग नहीं सुना आपने? मानेवर साहब ने चमचा युग लिखी थी एक किताब, आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें अक्षय, ये क्या कहते हैं, चंद्रशेखर जैसे बहुत सारे एक्टर्स मिलेंगे आपको, और ये अभी के नहीं है, बहुत पुरानी लेगेसी है। अच्छा, मैं कहीं सुन रहा था आपका इंटरव्यू, आपने कहा कि सत्ता के लिए हम किसी भी पार्टी के साथ जाने को तैयार हैं, सत्ता मिलनी चाहिए ताकि हम अपने लोगों का काम करा सकें, उनका उत्थान कर सकें, उनका विकास कर सकें। अगर ऐसा है तो फिर आप किसी गठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं है? ना इंडिया गठबंधन का, ना एनडीए गठबंधन के। देखिए, हम जब अपने लोगों के बीच में खड़े होकर वोट मांगते हैं तो हम काम पे मांगते हैं, ताकि हमारे वोटर्स को कैटेगरिकली क्लियरली पता रहे कि हम क्या काम करने वाले हैं। हमारी जो थॉट प्रोसेस है और जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, हमारा जो काम करने का तरीका है, वो किसी और पार्टी से अभी अलाइन नहीं होता है। जिस थॉट प्रोसेस से इंडी ब्लॉक या इंडिया अलायंस जो चल रहा है, या वो बीजेपी या एनडीए अलायंस है, उसमें हमारा कोई मतलब पॉलिसी डिसीजन या पॉलिसी अलाइनमेंट नहीं है, तो हम उस चीज़ को नकारते हुए अपने आप अकेले खड़े हुए हैं। तो सत्ता में शामिल होने का जहाँ तक जो आपका नज़रिया है उसमें विचारधारा आड़े नहीं आती। बीजेपी को आप खुद सांप्रदायिक पार्टी कहते हैं, मायावती जी कहती हैं, कांग्रेस को लेकर तमाम उनकी नीतियों की आलोचना की जाती है, लेकिन जब अगर सत्ता की बात होगी तो उसमें विचारधारा आड़े नहीं आएगी। आप हम तब काम कर रहे होंगे ना, हम तो लीडरशिप पोजीशन में बैठेंगे, हम थोड़ी ना कोई पीछे से बैठ के कोई छोटा मोटा मंत्रालय लेके बैठ जाएंगे। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य पर अब आप काम कर रहे हैं। पूरा देश काम कर रहा है, बहुजन समाज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उसके लिए काम कर रहा है, सपोर्टर वोटर काम कर रहा है, हम अकेले नहीं कर रहे, पूरा देश की हमने 1.5 करोड़ जनता इस चीज़ के लिए काम कर रही है।
तो आप मानते हैं कि ये जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है और अगर बम्पर बहुमत से बीजेपी की सरकार बनती है तो ये खतरा आपको भी नजर आता है कि संविधान खतरे में आ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में रहेगा? बिल्कुल, खाली बीजेपी नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर फुल मेजॉरिटी के साथ आती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेंजरस है। अच्छा, यूपी में योगी सरकार की बुलडोजर पॉलिसी की बड़ी चर्चा हुई। एक और बीजेपी सरकार की योजना, एनडीए सरकार की योजना कि 80 करोड़ जो गरीब परिवार हैं उनको राशन जो दिया जा रहा है, फ्री राशन, वो कंटिन्यू रहेगा। आपको लगता है कि इन तमाम चीज़ों का ग्राउंड पर एक बड़ा असर बीजेपी के पक्ष में पड़ेगा क्या, जाता हुआ नजर आ रहा है क्या? मैं तो पहले ये पूछूंगा कि ये जो 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, उसका जो टैक्स पेयर्स हैं उस पर क्या असर पड़ रहा है? 2 लाख करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स के ये फ्री राशन बांटने में लगाई जा रही है ये सरकार, तो इनसे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा है? और आप 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन देने की बात कर रहे हो, नौकरी देने की बात करी थी ना भाई। आप तो वो बोल के आए थे 2014 में कि हम हर साल इतनी करोड़ नौकरियां देंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे। कहाँ गया रोज़गार? अब आप फ्री राशन पे ले आए, कहाँ से शुरू किया था, कहाँ लाके खड़ा कर दिया आपने इस भारत देश को? नरेंद्र मोदी के सामने कौन है, ये सवाल बार बार उठता है कि भाई एनडीए के पास तो नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है, इतना बड़ा ब्रांड है, जिताऊ ब्रांड, सामने क्या है? देखिए, जिताऊ ब्रांड अपनी जगह है, वो ब्रांडिंग का काम है, एक्चुअली डिलीवरेबल्स नहीं है। और रही बात कि उनके खिलाफ कौन है, बहन जी खड़ी हैं। बहन जी ने अपने पिछले 2007 से 12 के टेन्योर में जितना एम्प्लॉयमेंट दिया वो आई थिंक नरेंद्र मोदी जी एक सेंट्रल गवर्नमेंट में रह के नहीं दे पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और राजनीति में आपकी शुरुआत है, भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।